सत्ता के नशे में चूर एक राजा ने एक साधारण से दिखने वाले शिक्षक को अपने दरबार से लात मारकर बाहर क्या निकाला। उसने अनजाने में अखंड भारत के जन्म की पटकथा लिख दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आचार्य चाणक्य की। बात है उस समय की जब भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में बहुत सारे साम्राज्य आए, लेकिन सिर्फ एक साम्राज्य ऐसा था जिसने पहली बार पूरे भारत को एकजुट करके अखंड भारत बनाया, जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य, जिसकी सीमाएं यूनान से लेकर श्रीलंका तक फैली हुई थी, जिसने 2300 साल पहले ही जासूसी व्यवस्था, मानकीकृत अर्थव्यवस्था, जिसका मतलब मौर्य काल में एक ऐसी समान केंद्रीय और व्यवस्थित आर्थिक सिस्टम था, साथ ही सबसे बेहतरीन प्रशासनिक तंत्र बनाया था। लेकिन इस महान साम्राज्य की शुरुआत एक ब्राह्मण के अपमान से हुई थी। चलिए आज इसकी पूरी कहानी समझते हैं। चाणक्य एक बहुत बड़े रणनीतिकार थे, जिन्होंने एक अर्थशास्त्र नाम की राजनीतिक किताब लिखी, जहाँ चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक जैसे शासक ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। जब यह साम्राज्य अपने शिखर पर था तो दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों में शुमार था। उस समय मौर्य साम्राज्य दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता था। कैसे शुरू हुआ यह महान साम्राज्य, कैसे अपने समय में यह शिखर तक पहुंचा, और फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना शक्तिशाली साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर जाने लगा। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। भारत का इतिहास जब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा था तो वह समय था मौर्य साम्राज्य। लेकिन इस साम्राज्य की नींव किसी महलों या इतिहासकार द्वारा स्वर्ण अक्षरों से नहीं, बल्कि एक शिक्षक की जिद और स्वाभिमान के कारण रखी गई, जो भारत आज से लगभग 2300 साल पहले छोटे छोटे जनपदों में टूटा हुआ था। उस समय मगध की गद्दी पर बैठा था एक क्रूर और खोखला चरित्र का राजा धनानंद। धनानंद हर वक्त भोग विलास में लिप्त रहता था। मदिरापान और वेश्यावृत्ति उसका चरित्र बन गए थे। उसी समय दुनिया को जीतने निकला एक शासक, यूनानी आक्रांता सिकंदर महान, हिंदुकुश की पहाड़ियों तक पार करके भारत की दहलीज पर दस्तक दे रहा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की साधारण से शिक्षक विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, इस खतरे को भांप चुके थे। वह धनानंद के दरबार में पहुंचे और विदेशी आक्रमण की चेतावनी धनानंद को देनी चाहिए, जिसके लिए वह उसके दरबार पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने धनानंद को देखा तो वह भोग विलास में लिप्त था, जिससे चाणक्य का खून खौल उठा। लेकिन फिर भी धनानंद के सामने विदेशी आक्रांता सिकंदर, जो भारत की दहलीज पर दस्तक दे चुका था, उसके आक्रमण की पूरी जानकारी धनानंद को दे दी। लेकिन धनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके अपने दरबार से निकलवा दिया। कहा जाता है इस समय चाणक्य ने अपनी शिखा यानी चोटी को खोलकर प्रतिज्ञा ली कि जब तक इस घमंडी नंद वंश का संपूर्ण विनाश नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। कहा जाता है कि चाणक्य एक दिन वन से गुजर रहे थे। उन्होंने एक जंगल में कुछ बच्चों को राजा कुलम खेल खेलते हुए देखा। राजा कुलम खेल मतलब एक इस तरह का खेल जिसमें राजा और प्रजा का खेल खेला जा रहा था। चाणक्य ने यह पूरा दृश्य देखा। चंद्रगुप्त के न्याय करने की क्षमता और उनके नेतृत्व यानी लीडरशिप को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कहा जाता है कि उस वक्त चंद्रगुप्त एक शिकारी के वहां काम करते थे, जिसको चाणक्य ने 1000 करशापना, जो उन्हें उस समय चांदी के सिक्के होते थे, वह चंद्रगुप्त के बदले उस शिकारी को दिए और चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सालों तक शस्त्र विद्या, राजनीति, अर्थशास्त्र और बहुत सारी शिक्षाएं दी। यह एक तरह से गुरु शिष्य संबंध था, जहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को साधारण बालक से बढ़कर भारत का सबसे पहले महान सम्राट बनने के लिए तैयार किया। चाणक्य जानते थे कि धनानंद को सीधा युद्ध में हराना नामुमकिन है, क्योंकि उसके पास लगभग 2 लाख पैदल सैनिक और 20,000 घुड़सवार सैनिक थे और 2000 रथ और 3000 हाथी थे। इसलिए चाणक्य ने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने मगध की जनता में असंतोष को जन्म दिया और धीरे धीरे धनानंद के जितने भी सहयोगी थे उन सबको अलग करना शुरू कर दिया और उनको अपने साथ मिलाना चालू कर दिया। इसी बीच सिकंदर की सेना, जो भारत की सीमा पर दस्तक दे चुकी थी, वह ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच चुकी थी। चाणक्य ने यूनानी सेना में यह खौफ फैला दिया कि भारत देवों की भूमि है। अगर किसी ने इस भूमि पर गलत इरादे से आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसकी मृत्यु निश्चित है। पोरस से भीषण युद्ध के बाद थकी हुई सिकंदर की सेना ब्यास नदी से वापस लौट गई। अब चाणक्य के लिए रास्ता साफ था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर छोटी छोटी सेनाओं को एकजुट करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि एक बार में सीधा युद्ध करने से धनानंद की सेना को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक कहानी से सीख ली, बुढ़िया की कहानी, कि खिचड़ी हमेशा किनारे से खानी चाहिए। इसी तरह से चाणक्य ने भी यह निश्चय किया कि वह अब मगध पे सीधा युद्ध नहीं करेंगे और एक एक करके मगध के समवर्ती निकटवर्ती क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे और उन पर जीत दर्ज करेंगे। और इसी के साथ वह 321 से 322 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की कूटनीति मदद से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर सफल आक्रमण कर नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके संपूर्ण जीत हासिल की और यहीं से
शुरुआत हुई चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। लेकिन चाणक्य का यह मानना था कि किसी भी राज्य को जीतने से ज्यादा मुश्किल उसको चलाने में होता है। सत्ता हासिल करना एक बात ही, पर उससे स्थायित्व देना दूसरी। पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक बिखरे हुए राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना। चाणक्य जानते थे कि एक राजा की असली परीक्षा युद्ध जीतने में नहीं बल्कि जीते हुए साम्राज्य को चलाने में होती है। उनके अर्थशास्त्र ने मौर्य साम्राज्य को दुनिया की सबसे व्यवस्थित तंत्र बना दिया, लेकिन पश्चिम की दिशा से एक पुराना दुश्मन फिर सिर उठा रहा था, सेल्यूकस निकेटर। वह सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करने के इरादे से सिंधु नदी तक आ पहुंचा। साल 305 ईसा पूर्व में जब टकराव हुआ तो सेल्यूकस का सामना एक कमजोर भारत से नहीं बल्कि एक अखंड भारत से था। इस युद्ध का अंत एक ऐसी ऐतिहासिक संधि से हुआ जिसने भारत की सीमाओं को काबुल और कंधार तक पहुंचा दिया। इस संधि के हिसाब से सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, जिससे यह संधि समझौते से बढ़कर रिश्तेदारी में बदल गई और उस समय का सबसे बड़ा वैवाहिक गठबंधन बन गया, जिससे भारत की सीमाएं हिंदुकुश की पहाड़ियों तक पहुंच गई। इस संधि के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को भेजा। मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में मौर्य काल के जिस वैभव का वर्णन किया है वह आज भी हमें अचंभित कर देता है। वह लिखता है कि पाटलिपुत्र उस समय का दुनिया का सबसे खूबसूरत और वैभवपूर्ण शहर था। सम्राट की सुरक्षा का घेरा इतना अवैध था कि वह अपनी जान के डर से कभी भी लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं रहते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर एक ऐसा गुप्तचर दल बनाया था जिसे साम्राज्य के हर कोने की खबर बिजली की गति से सम्राट तक पहुंच जाती थी। न्याय व्यवस्था इतनी कठोर और इतनी निष्पक्ष थी कि लोग घरों में ताले लगाना भूल गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय चोरी चकारी जैसे लुप्त ही हो गई थी। सप्ताह के इस शिखर पर पहुंचने के बाद लगभग 24 साल के उपरांत चंद्रगुप्त का मन संसार से विरक्त होने लगा। इसी बीच मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा और प्रजा के दुखों और विनाश ने चंद्रगुप्त को अंदर से झकझोर कर रख दिया। शांति की तलाश में वो जैन मुनि भद्र भाव की शरण में गए और जैन धर्म को अपना लिया। इतिहास का वह शक्तिशाली सम्राट जिसने यूनानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, उसने अपने सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। वह स्वयं कर्नाटक की स्वर्णवेल गोला की पहाड़ियों में चले गए। सांथारा विधि यानी बिना भोजन खाए प्राणों को त्याग दिया। चंद्रगुप्त ने पूरी जिंदगी एक चक्रवर्ती सम्राट और वीर योद्धा की तरह बिताई, लेकिन अंत एक शांत और वैरागी रूप में हुआ। अब सत्ता की बागडोर बिंदुसार के हाथों में थी, जिसे इतिहास अमित्र घात यानी दुश्मनों का संहार करने वाला कहता है। बिंदुसार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने अपने पिता के बने विशाल साम्राज्य को बिखरने नहीं दिया, बल्कि उसे दक्षिण में दक्कन तक फैलाया। उसके समय यूनानियों के संबंध और बढ़े। वह एक जिज्ञासु और ज्ञान को सृजित करने वाला राजा था। एक रोचक किस्सा है कि उसने सीरिया के राजा एंटियो प्रथम से 3 चीजें मांगी थी: मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। सीरियाई राजा ने शराब और अंजीर तो भिजवा दिया, पर साथ में एक संदेश भेजा। यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का व्यापार नहीं किया जा सकता। बिंदुसार के शासन के अंतिम वर्षों में अशांति के बादल मंडराने लगे। तक्षशिला में बड़े विद्रोह हुए। बड़े बेटे सुसीम की असफलता के बाद उज्जैन के गवर्नर और बिंदुसार के दूसरे बेटे अशोक ने अपनी कुशलता से उस विद्रोह को शांत किया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद पाटलिपुत्र में जो सन्नाटा छाया वह किसी शोक का नहीं बल्कि आने वाले भीषण तूफान की आहट थी। सम्राट सुसीम को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन मंत्री राधागुप्त की मदद से अशोक ने सत्ता पर दावा ठोक दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने सिंहासन तक पहुंचने के लिए अपने 99 भाइयों का लहू बहाया। साल 268 ईसा पूर्व में जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ तो उसे उसकी क्रूरता के कारण चंडाशोक कहा जाने लगा। अशोक का सपना था पूरे अखंड भारत पर एक छत्र राज। इस सपने की राह में एक कांटा चुभ रहा था, कलिंग, जो आज का ओडिशा है। यह राज्य सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। साल 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर भीषण आक्रमण किया। कलिंग की सेना बहादुरी से लड़ी, पर मौर्य की विशाल सेना के आगे टिक न सकी। युद्ध का परिणाम रूह कपा देने वाला था। 1 लाख मौतें, 1.5 लाख बंदी और अनगिनत लावारिस लाशें। युद्ध के मैदान के पास बहने वाली दया नदी का पानी इंसानी खून से लाल हो गया था। जब विजेता अशोक जीत का मुआयना करने मैदान में उतरा तो वह मंजर देखकर वहां जड़ रह गया। चारों ओर बिखरी लाशें, बिलखती विधवाएं और अनाथ बच्चों की चीखों ने उस चंडाशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। सम्राट की आंखों में जीत की चमक नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। यह वह क्षण था जब एक महान विजेता ने हमेशा के लिए तलवार त्याग दी और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में जाने के बाद अशोक ने शांति का रास्ता चुना। उसने मानवता, अहिंसा और बड़ों का
सम्मान और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का संदेश फैलाना शुरू करा। उसने अपने शासनकाल में पशुओं की बलि पर सख्त कानून बनाए और औषधालय भी बनवाए। सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए ताकि राहगीरों को चलने में आसानी हो सके। साथ ही उसने अपने संदेशों को बड़े बड़े शिलालेखों और स्तंभों पर गुदवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से जीती जाती है। सारनाथ का स्तंभ जो आज भी भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक है और वह राष्ट्रीय चिन्ह है जो सम्राट अशोक की ही देन है। कलिंग की राख से जो अशोक उभरा वह अब चंडाशोक नहीं था। उसने तलवार फेंक कर बुद्ध धर्म का मार्ग चुना। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को राजसी सुखों से दूर धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अब सम्राट को लोग देवान प्रिय, प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय और सुंदर दिखने वाला के नाम से पुकारते थे। उनके 38 साल के शासन ने भारत को नैतिकता और शांति के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां मौर्य साम्राज्य दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य बन गया। लेकिन इतिहास का एक क्रूर सच है, जो शिखर पर है उसका ढलना निश्चित है। साल 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हुई और उनके साथ ही वह अजय शक्ति भी विदा हो गई जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था। अशोक के उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं निकले। उनके पुत्र कुणाल दृष्टिहीन थे जिसके कारण शासन की बागडोर बिखर गई। अखंड भारत दो टुकड़ों में बट गया। पश्चिमी हिस्सा कुणाल के पास और पूर्वी हिस्सा अशोक के पौत्र दशरथ के पास। दशरथ ने अपने दादा की तरह देवानप्रिय की उपाधि तो ले ली पर वे उनके जैसा व्यक्तित्व और प्रताप नहीं ला सके। मगध की पकड़ दूर दराज के प्रांतों से ढीली होने लगी। इसके बाद संप्रति राजा बने जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया और कुछ हद तक सीमाओं की रक्षा की। लेकिन साम्राज्य के अंदरूनी घाव इतने गहरे हो चुके थे कि उन्हें भरना नामुमकिन था। उनके बाद आए सालिशुक, देववर्मन और शतधन्वन जैसे शासक मौर्यों की उस महान विरासत को संभालने में पूरी तरह विफल रहे। मौर्य साम्राज्य के ढहने के पीछे कई कड़वे सच छिपे थे। अहिंसा की सैन्य कीमत। अशोक के धर्म ने शांति तो दी लेकिन इसकी कीमत सेना को चुकानी पड़ी। जो सेना युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहती थी वह शांति के लंबे दौर में सुस्त पड़ गई। सीमाएं असुरक्षित हुई और यूनानी आक्रांताओं ने एक बार फिर भारत की दहलीज पर कदम रख दिया। आर्थिक बोझ, विशाल नौकरशाही, जासूसों का जाल और लाखों सैनिकों का खर्च मगध के खजाने को खोखला कर रहा था। ऊपर से हजारों स्तूपों का निर्माण और धर्म के प्रचार किया गया जिसमें खर्च और अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बन गया। बाद के राजाओं ने कर यानी टैक्स बढ़ाए जिससे जनता के मन में मौर्यों के प्रति असंतोष की आग भड़क गई। इतिहास गवाह है कि विनाश की पटकथा अक्सर वैभव के शिखर पे ही लिख जाती है। जब कोई साम्राज्य अपनी अंतिम सीमाएं छू लेता है तो वहीं से उसके पतन का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। साल 232 ईसा पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य की वह अजय शक्ति भी चली गई जिससे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरोकर रखा था। मगध का सिंहासन अब सूना था। अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आए उनमें न तो वह दूरदर्शिता थी और न ही वह लोहा। अशोक के पुत्र कुणाल जिनके बारे में कहा जाता है कि वह दृष्टिहीन थे, शासन की पूरी बागडोर संभालने में असमर्थ रहे। नतीजा अखंड भारत दो हिस्सों में बट गया। पश्चिमी हिस्सा कुणाल के अधीन, पूर्वी हिस्सा अशोक के पौत्र दशरथ के हाथों में। दशरथ ने अपने दादा की तरह देवानुप्रिय की उपाधि तो धारण की लेकिन वह व्यक्तित्व उधार न ला सके। पाटिल पुत्र की पकड़ अब दूर दराज के इलाकों पर ढीली होने लगी थी। साम्राज्य की नींव में दरारें साफ दिखने लगी थी। दशरथ के बाद राजा संप्रति ने बागडोर संभाली। जैन धर्म के संरक्षक संप्रति ने बिखरती हुई सीमाओं को समेटने की आखिरी पुरजोर कोशिश की। उन्होंने यूनानी आक्रमणों को कुछ समय के लिए टाला जरूर लेकिन अंदरूनी घाव अब नासूर बन चुके थे। संप्रति के बाद सालिशुक, देववर्मन और शतधन्वन जैसे कमजोर शासकों की एक कतार लग गई जिनके हाथों में मौर्य साम्राज्य केवल कागजों पर ही महाशक्ति रह गया था। मगध का हुआ सूरज जिसने सदियों तक दुनिया को चकाचौंध किया अब ढलने की कगार पर था। मौर्य साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह केवल एक राजवंश का अंत नहीं था बल्कि भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य के बिखरने की कहानी थी। आइए समझते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कारण। पहला, सैन्य पतन और अहिंसा की नीति। अशोक द्वारा अपनाई गई धर्म और अहिंसा की नीति के दूरगामी सैन्य परिणाम हुए। सेना की सुस्ती। अशोक के 40 वर्षों के शासनकाल में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। इससे विश्व की सबसे खतरनाक और संगठित सेना धीरे धीरे अक्रिय हो गई। सीमा सुरक्षा की उपेक्षा। उत्तर पश्चिम सीमाओं, आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान पर ध्यान कम हो गया। महान सम्राटों के समय जो
जो सुरक्षा चौकियां यूनानियों को रोकती थी वे कमजोर पड़ गई। परिणाम क्या हुआ? अशोक की मृत्यु के तुरंत बाद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए। आर्थिक संकट, मौर्य अर्थव्यवस्था के चरमराने के पीछे कई ठोस कारण थे। भारी खर्च, अशोक ने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया और लाखों धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की। इस पर होने वाले विशाल खर्च ने राजकोष को खाली कर दिया। नौकरशाही का बोझ, मौर्य शासन एक अत्यधिक विशाल नौकरशाही और जासूसों का तंत्र पर टिका था। इतने बड़े तंत्र को वेतन देना राजाओं के लिए नामुमकिन हो गया। कर वृद्धि, खजाना भरने के लिए जनता पर भारी कर लगाए गए, जिससे किसानों और व्यापारियों में विद्रोह की भावनाएं पनपी। शासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने शासन की ऐसी प्रणाली बनाई थी जहां सारी शक्ति राजा के पास थी। असक्षम उत्तराधिकारी, यह प्रणाली तभी तक सफल थी जब तक राजा अशोक जैसा महान हो। अशोक के बाद कुणाल, दशरथ और संप्रत जैसे शासक इतने विशाल साम्राज्य को पाटलिपुत्र में बैठकर नियंत्रित नहीं कर सके। प्रांतीय विद्रोह, दूर दराज के राज्यपाल खुद को स्वतंत्र राजा समझने लगे। जैसे ही केंद्र कमजोर हुआ, कलिंग और दक्षिण भारत के राजाओं ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। धार्मिक और सामाजिक असंतोष, इतिहासकार पंडित हर्ष प्रसाद शास्त्री के अनुसार मौर्य के पतन में ब्राह्मणों की नाराजगी भी एक बड़ा कारण थी। कर्मकांडों पर रोक, अशोक ने पशु बलि और कई वैदिक अनुष्ठानों पर रोक लगा दी थी, जिससे ब्राह्मण वर्ग असंतुष्ट था। बौद्ध धर्म को प्राथमिकता, राजकीय संरक्षण का झुकाव बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर अधिक होने के कारण सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगा। समाज का एक प्रभावशाली वर्ग सत्ता परिवर्तन की राह देख रहा था। पतन की अंतिम परिणति पुष्यमित्र शुंग का तख्तापलट, मौर्य वंश का अंत किसी विदेशी आक्रमण से नहीं बल्कि एक आंतरिक विद्रोह से हुआ। राजा ब्रह्मदत्त की कमजोरी, अंतिम राजा बृहद्रथ पूरी तरह अपनी सेना का विश्वास खो चुका था। सेना को लगने लगा था कि एक कमजोर राजा रहते हुए देश विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित नहीं है। 185 ईसा पूर्व की परेड, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सैन्य शक्ति प्रदर्शन के बहाने राजा को परेड ग्राउंड में बुलवाया। वहां पूरी सेना के सामने पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। ऐतिहासिक महत्व, यह विद्रोह केवल सत्ता के लिए नहीं था बल्कि गिरते हुए सैन्य मनोबल और लुप्त होती अखंड भारत की शक्ति को बचाने का एक प्रयास माना जाता है। इसी के साथ शुंग वंश राजवंश की स्थापना हुई है। मौर्य साम्राज्य की स्थायी विरासत, भले ही साम्राज्य ढह गया लेकिन उसकी नींव पर आधुनिक भारत खड़ा है। प्रशासनिक एकता, पहली बार भारत ने एक राष्ट्र के रूप में सोचना शुरू करा। कला और संस्कृति, सारनाथ का सिंह स्तंभ और अशोक चक्र हमारी राष्ट्रीय पहचान बने। सड़क और व्यापार, चंद्रगुप्त द्वारा बनवाई गई उत्तरापथ जिसे आज हम ग्रांड ट्रंक के नाम से जानते हैं। कूटनीति, चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी विश्व की श्रेष्ठ राजनीति विज्ञान है। मौर्य साम्राज्य का पतन हमें सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र की अखंडता के लिए आध्यात्मिक शांति और सैन्य शक्ति के बीच संतुलन होना अनिवार्य है। सीधी बात यह है कि मौर्य साम्राज्य का पतन किसी एक गलती का नहीं बल्कि आदर्शवाद और हकीकत के बीच के टकराव का नतीजा था। मेरी राय में इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। सुरक्षा के साथ समझौता, अशोक की अहिंसा व्यक्तिगत तौर पर महान थी लेकिन एक देश चलाने के लिए घातक साबित हुई। जब आप अपनी सेना को दशकों तक युद्ध से दूर रखते हैं तो वह केवल परेड की सेना बनकर रह जाती है। मेरी राय में मौर्यों ने सॉफ्ट पावर पर इतना ज्यादा दांव खेल दिया कि वह अपनी हार्ड पावर को ही भूल गए। विदेशी हमलावरों को रोकने के लिए मंत्र नहीं मजबूत बाहें चाहिए थी। आर्थिक खोखलापन, साम्राज्य की जेब खाली हो चुकी थी। लाखों सैनिकों का खर्च, जासूसों का जाल और ऊपर से धान्य पुण्य का भारी बोझ। मेरी राय में मौर्यों ने एक ऐसा वॉरफेयर स्टेट बनाने की कोशिश की जिसकी आर्थिक बुनियाद कमजोर थी। जब खजाना खाली हुआ तो वफादारी भी खत्म हो गई। लीडरशिप का संकट, इतना बड़ा साम्राज्य केवल एक मजबूत हाथ से ही चल सकता था। जैसे ही अशोक के बाद कमजोर और अंधे उत्तराधिकारी आए, सिस्टम ढह गया। पुष्यमित्र शुंग ने जो किया वह महज एक हत्या नहीं थी बल्कि एक मजबूत जरूरत थी। सेना को एक ऐसा राजा चाहिए था जो सरहद पर खून बहा सके, न कि केवल महल में बैठ सके। मेरी राय में मौर्यों का गिरना तय था क्योंकि उन्होंने शक्ति और शांति के बीच का संतुलन खो दिया था। उन्होंने भारत को संस्कृति तो दी लेकिन सुरक्षा देना भूल गए। मौर्य वंश के समापन के साथ ही हमारा वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर दें।